हो गया। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में ये पढ़े थे जो परमाणु क्या है, परमाणु संरचना में परमाणु क्या है, परमाणुवाद या परमाणु का सिद्धांत है, जिसमें आप इसके पीछे देखे होंगे डाल्टन का सिद्धांत, रदरफोर्ड का सिद्धांत और ये नील बोर का सिद्धांत। इतना आप समझ गए होंगे। वर्तमान में हम लोग जो पढ़ते हैं नील बोर के सिद्धांत ही अप्लीकेबल है, जिससे हम लोग आप जो कुछ जानते हैं केमिस्ट्री में उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब तो एक है ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तब पढ़ेंगे परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार भी होता है। तो जो आपके लिए जीएस में, केमिस्ट्री में तो बहुत कुछ है, लेकिन जीएस स्टैंडर्ड में जो चीज है ये भी हम ध्यान रखते हैं, ज्यादा आपको हार्ड ना लगे। तो परमाणु संख्या होता क्या है? तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन a particular element is termed as atomic number that is represented by capital Z। इसको आप ऐसे लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट is termed as atomic number। Atomic number that is represented by कैपिटल Z। समझ गए होंगे कि किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही ख्याल रखेंगे। इसे क्वेश्चन जो आता है समझेंगे तो कुछ नहीं रहता है जीएस के क्वेश्चन में। तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है, जिसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कैपिटल जेड की जरूरत अभी तुरंत पड़ेगी जब हम एटॉमिक मास बता देते हैं, तब दोनों एक साथ इसका एग्जाम्पल देंगे। आई होप समझ गए होंगे आप इसको। दोनों को एक साथ एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएंगे। अब होता है, एक नाम सुने होंगे परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो उसमें आपने क्या पढ़ा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एलिमेंट इज टर्म्ड एज कलेक्टिवली टर्म्ड एज एटॉमिक नंबर। यहाँ पर द्रव्यमान में क्या कहता है कि टोटल नंबर्स ऑफ पी एंड एन। कल बताए थे पिछले वीडियो में कि प्रोटॉन को स्मॉल p से एंड न्यूट्रॉन को स्मॉल n से। इसको क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ p एंड n, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली टर्म्ड एज एटॉमिक मास। हिंदी में जब आप बोलते हैं तो किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। हिंदी इंग्लिश में दोनों बोल दिए हैं। अब इसमें ये लिख देते हैं कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। वो क्या था? कैपिटल जेड था।
अब फिर दोनों को अब एक साथ समझ लीजिए। किसी तत्व में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या कहलाती है, जबकि उस तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहा जाता है। दोनों एक साथ आपको समझना है, इसलिए एग्जाम्पल दोनों हम साथ दे रहे हैं। उसको कैपिटल जेड से, इसको कैपिटल ए से। अब समझ गए। इससे अब क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, हम एग्जाम्पल देंगे, आप समझ में आ जाएगा जो आपको पूछा जाता है। तो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा है कि 3 जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल, उसमें क्या है, पी है, प्रोटॉन है, ई है, न्यूट्रॉन है। आप जानते भी हैं प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तब इसके दोनों एक साथ परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हम समझा रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल में दोनों में आप लिखिए जो आप जानते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। और ये ख्याल रखिएगा 1 से 20 तक आप सभी लोग एटॉमिक नंबर आप रख लीजिएगा, याद रखिएगा किस नंबर में कौन एलिमेंट है, उसका संकेत क्या है। जीएस में काम चल जाएगा, और मेडिकल इंजीनियरिंग में +2 में तो और कुछ पढ़ना रहता है। तो इसको आपको और एक साइड में हम अभी लिख देंगे इसमें क्या है, जो आप इतना याद रखिएगा। तो चाहे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, क्या हिंदी में ऐसे लिखे परमाणु संख्या। ये 1 से कम 20 तक आप जरूर याद रख लीजिएगा। तो पहले तो 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 20 तक से ही आपका काम चल जाए। तो 1 में जो है वो हाइड्रोजन है, संकेत में ऐसे ही। 2 में जो है वो हीलियम है, 3 में लिथियम है, 4 में इसको बेरिलियम पढ़िएगा, 5 में बोरन, 6 में कार्बन, सबका जरूरत पड़ेगा आपको। 7 में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 में है, ये फ्लोरीन है, और नियन 10 में है। इसी तरह से आप 11 में सोडियम, ये केमिकल रिप्रेजेंटेशन है, नाइट्रियम होता है, उस ऐसा में सोडियम को SO लिखेंगे। ये 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इतना जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, हर जगह जरूरत पड़ेगा। ये रटने से नहीं होता, बार बार यूज कीजिएगा तब को। तो 12 में मैग्नीशियम है, 13 में एल्युमिनियम है, ये सिलिकॉन 14 में है, 15 में फास्फोरस है, 16 में सल्फर है, 17 में क्लोरीन है, आर्गन है, ये पोटासियम इसको केक पढ़ते हैं, और कैल्शियम 20 है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, इसका हर जगह जरूरत पड़ेगा। ये एटॉमिक नंबर है। अब इसी में से हमने क्या लिया है, सोडियम लिया है, कोई भी आप ले सकते हैं। तो सोडियम लिया है, इसका मतलब क्या है, परमाणु संख्या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या है, 11 पी है, और जितना पी होता है उतना ही ई होता है। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है, समझ गए। तो इसको आप किस चीज से, ऐसे और आसान, इसको और एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ये नीचा वाला क्या है, परमाणु संख्या है, तो जेड है, और जेड का मतलब क्या होता है, पी, और जितना पी होता है उतना ही होता है। इसे कई तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन मत देखिए, इसको समझिए, सब अपने हंसते खेलते बनेगा। इसका मतलब जेड परमाणु संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, अब पी क्या है, प्रोटॉन है, तो कितना प्रोटॉन होगा, 11 पी होगा, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब ऊपर वाला को परमाणु द्रव्यमान का कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ये यहाँ के जगह यहाँ भी लिखा रहे
जैसे सोडियम हमने यहाँ लिखा है, अगर ऐसे लिखा रहे सोडियम 11 ये, और हमने लिखा है ये 23, इसके जगह अगर यहाँ लिखा रहे तो वही होता है, ऐसा कुछ है नहीं, कंफ्यूज नहीं। अपने अपने राइटर अपने अपने बुक लिखने वाले लिखते हैं, दोनों का सेंस ही है। तो ये जब जेड है तो अभी आपने क्या पढ़ा है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली टर्न्ड एज एटॉमिक मास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। तो ऊपर वाला जब एटॉमिक मास है तो इसका मतलब क्या है, ए है। ए क्या होता है, P प्लस N होता है, आप समझ गए होंगे। तो एक ही यहाँ पर अगर हाइड्रोजन 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 1 है। 2 में अगर हीलियम है तो इसमें प्रोटॉन 2 है, अब प्रोटॉन 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। एक इसमें प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम अगर 3 परमाणु संख्या, इसका मतलब 3p है। बेरिलियम अगर 4 है तो 4p है। जितना p होता है उतना ही। ये सब क्वेश्चन आप बनाइए, जहाँ का बनाना है क्वेश्चन बनाइए, ये थोड़ा पढ़िएगा तो बन जाए। अगर 5 में बोरन है, 100 में कार्बन है, इसका मतलब 5p है, 6p है, 7p है, 8p है। सब ये जो है रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ p है, और नंबर ऑफ p ही तो परमाणु संख्या है। आइए ख्याल रखेंगे, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह परमाणु संख्या का दुगना, डबल से अधिक होता है, कम कभी नहीं होता है, ये ख्याल रखेंगे। और एक और भी चीज है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हमेशा ही होल नंबर में होता है, लेकिन परमाणु भार जो होता है फ्रैक्शन में, उतना आप लेंदी मत हम आप लीजिए, जीएस में सब इतना नहीं आपको, सब +2 इंजीनियर मेडिकल वाले पढ़ते हैं, लेकिन हम आपके दिमाग में उठेगा तो हम बोलते चलते हैं, जितना आप डाइजेस्ट कीजिए। तो ये सोडियम 11 है, इसका मतलब ये जेड है, जेड का मतलब पी है, पी का मतलब होता है उतना ही होता है। आज ये 23 ऊपर वाला एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को ए से करते हैं, होता क्या है P+N। आई होप इसको समझ गए होंगे। तो आपने क्या क्या इसके पहले पढ़ा है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आपने कल पढ़ा कि 3 मौलिक कण, एक क्वेश्चन के रूप में आपको समझा देते हैं। कोई एलिमेंट है, चाहे सोडियम ही है, ऐसे लिखिए, ये क्वेश्चन है कि सोडियम, इसी से आपको और क्लियर हो जाएगा। सोडियम 11 23, ये मास नंबर, सॉरी ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। तो सोडियम 11 23 में कितना इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन तथा, ये सिंपल में, इसका और जरूरत पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स होगा या होता है, ये क्वेश्चन हो गया। तब आप क्या करेंगे, इसके आंसर में आप लिखेंगे सोडियम 11 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 11 होगा, इसलिए कि प्रोटॉन की संख्या ही तो परमाणु संख्या है। और फिर ख्याल रखेंगे, बार बार परमाणु उदासीन होता है, इस पर हम कल पिछले वीडियो में बताए हैं, फिर भी उसको थोड़ा हम बता देंगे। दूसरा जो हो गया, क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना होगा, 11, दैट इज व्हाई। यही कारण है कि लिखित परीक्षा में भी पढ़ता है, एटम इज न्यूट्रल। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है। +2 में पढ़े होंगे आप लोग, कोई बोर्ड में पढ़े होंगे, तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। आप समझ गए। अब जो क्वेश्चन कहता है कि नंबर, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आप जान गए, लेकिन न्यूट्रॉन तो जान नहीं रहे हैं। तो तीसरा नंबर इसमें हम फार्मूला दे देते हैं। फार्मूला क्या दे देते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, तो इसको अभी हम ये करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला आप लिखिएगा, नंबर ऑफ
इसका तुरंत पढ़ा रहे हैं समस्थानिक संभारित, तो इसी का यूज होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होता है a माइनस जेड। a माइनस जेड, तो ये क्या है? ये आपका परमाणु द्रव्यमान है। जेड जो है से परमाणु संख्या है। तो ये परमाणु द्रव्यमान में a में क्या है? p प्लस n है? कि यहाँ पर ये जो सोडियम है इसका मतलब 23 है, तो इसका मतलब A है। ये क्या है? P प्लस N है। ये क्या है? Z है, बताए हुए हैं, तो Z बराबर P है। तो इसमें नंबर ऑफ A आपका सोडियम में कितना था? 23। Z कितना है? 11। तो ये कितना हो गया? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई? 12। यही कि आप सेट रखिएगा और यही आपके लिए रूल हो गया। तो क्वेश्चन क्या बनाई, तो देखते देखते जोड़ घटाव बना दीजिएगा, डेफिनीशन आप समझिएगा, तब इससे आपका और क्लियर होगा। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है इसी में हम नोट करके अब आपको हम जोड़ देते हैं कि परमाणु द्रव्यमान हमेशा ही जो होता है वो होल नंबर होता है। कथन कारण वाला लिखित में बता, इसमें नोट करके लिखिएगा कि एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान हमेशा ही पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर पूर्ण संख्या में होती है। ये क्या लगे, ये क्वेश्चन बोल दिए। इसलिए आप देखते होंगे कि अगर यहाँ पर फिर हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये आपके पास जो ये तो पढ़ने के लिए 23 अगर है तो इसका मतलब ये मास है, लेकिन देखते होंगे कि ये 22.98 मिलता होगा। ये क्या हो गया? फ्रैक्शन में हो गया ना। तो फ्रैक्शन में जो होता है वो भार होता है। तो परमाणु भार द्रव्यमान में बहुत बड़ा अंतर है, तो उसको हम नहीं ये कर रहे हैं, वो आपके लिए टफ लगेगा। तो ये लेकिन ख्याल रखिएगा, एटॉमिक मास हमेशा ही पूर्ण संख्या होल संख्या में होती है। तो इसमें ये जोड़ देते हैं, जबकि डिफिनीशन हम दे देंगे, इसकी चिंता मत कीजिए। जबकि परमाणु भार क्या पूर्ण संख्या भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्वेश्चन के पूर्ण संख्या या फिर भिन्न, क्या कहते हैं, भिन्न फ्रैक्शन भिन्न में भी हो सकता है। जैसे आपने लिखा कि अगर एग्जाम्पल में इसको और आसान करके समझा देते हैं, सोडियम अगर ये 11 है, ऊपर 23 है, तो होल नंबर है, इसका मतलब ये एटॉमिक मास है। अगर लिखा हुआ आपको मिलता है यही, इसके जगह पर 22.98, तो इसका मतलब ये तो हमेशा होल में होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एटॉमिक वेट हो गया। आप समझ गए होंगे। तो इससे और क्या क्या आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी तक हम लोग अब इन 3 मौलिक कणों में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, उसमें से पिछले वीडियो में आपने पढ़ा देखा कि E, P और N कोई भी एलिमेंट के लिए, अगर ये सोडियम को ही लेते हैं 11, 23, तो इसको आप बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? ये न्यूक्लियस है। ये ऑर्बिट की बात करते हैं, ये क्या होता है तुरंत? तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होता है? ये तो कह चुके हैं, रदरफोर्ड भी कहा है और नील बोर भी कहा है। तो इसमें
P प्लस N होते हैं, हो गया। और इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं किसी खास। तो पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि डाल्टन तो कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वह विखंडित नहीं होता है, लेकिन आप सब हम लोग पढ़ते हैं कि एटम में विखंडित हो जाता है, जिसमें मौलिक कण, इसको अस्थायी कण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इन तीन मौल, तब उसको रदरफोर्ड ये काटते हैं कि तीन मौलिक कणों में विखंडित होता है। इन तीन मौलिक कणों में से पिछले वीडियो में आप देखेंगे कंपेयर करके, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज हमने लिख दिया है, प्रोटॉन पर लिख क्या दिया, पहले से जानते भी होंगे। इलेक्ट्रॉन जो पर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, whereas न्यूट्रॉन वुड नॉट हैव एनी चार्ज, मींस नो एनी चार्ज, उस पर कोई आवेश नहीं है, पहले से आप जानते हैं। अब उसमें रदरफोर्ड इतना तक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उस परमाणु के केंद्रक में जमा होते हैं, और जमा होते हैं चूंकि केंद्रक में न्यूक्लियस में, जिस कारण P प्लस N को ही न्यूक्लियोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, चूंकि न्यूक्लियस में ये मौलिक कण जमा होते हैं, जिस कारण इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप को न्यूक्लियोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन और भी रहता है, देखिएगा सब बन जाए, कुछ नहीं रहता है। अब इन तीन मौलिक कणों में से ये तो जमा हो गया इसमें, और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो बताए पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जो है वो काइनेटिक स्टेट में है, गतिशील अवस्था में है, तो एनर्जी उसका क्षय होगा। और ये जो है स्टैटिक स्टेट में है, ये स्थिर है। और ये धन आवेश है, ये प्लस का चिन्ह है, मतलब प्रोटॉन धन है, न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं, तो ये प्लस का मतलब है ये धन आवेश है। ये इलेक्ट्रॉन पर क्या पढ़े हैं आप, ऋण आवेश है, सब पर ऋण आवेश है, ऋण आवेश है, ऋण आवेश है। तो ई तो चाहेगा इसको, और अपोजिट चार्ज में विपरीत आवेश मतलब विपरीत नेचर में, तो ये क्या चाहेगा, ये तो चाहेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेना, और इलेक्ट्रॉन भी तो चाहेगा अपने तरफ प्रोटॉन को खींच लेना। तो खिंचाएगा नहीं, इसलिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड, यहाँ मैग्नीट्यूड रेफर्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन जितना होता है इतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो खिंचाएगा नहीं। अब है जी ये स्थिर है, प्रोटॉन तो स्थिर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काट रहा है तो ऊर्जा क्षय होगी, तो एक स्थिति आएगी जो यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घूमते घूमते इसमें आके समा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसी आधार पर रदरफोर्ड के सिद्धांत को पिछले वीडियो में आप समझ लीजिएगा, हम कंसेप्ट वाला चीज सब पढ़ाएंगे, क्वेश्चन से जो रहता है कुछ नहीं रहता, वही तो एक क्वेश्चन बताया, कुछ नहीं, देखते देखते आप मार दीजिएगा। तो रदरफोर्ड इतना ही कह के निकल जाते हैं, कह के निकल क्या जाते हैं, सब ठीक नहीं रहेगा, कि कहते हैं कि तीन मौलिक कणों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो केंद्रक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो नील बोर इसी आधार पर उनके सिद्धांत को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, अमान्य कर दिया जाता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक स्टेट में, तो एक स्थिति आएगी जो न्यूक्लियस में समा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो क्या वो कहते हैं, ये सही है कि तीन मौलिक कणों में से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्रक में जमा होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऑन पार्टिकुलर पाथ, किसी खास पथ पर चक्कर लगाते हैं, समझ गए। यही रदरफोर्ड नहीं कह पाते हैं। अगर एक ही ऑर्बिट होता तो क्या होता, अब किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, या इसके लिए एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इसे बोर बॉडी का सिद्धांत कहा जाता है। आप पहले से पढ़े होंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में दो, जैसे यहाँ पर आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप क्या पढ़ते हैं, 2 8 1, आप जानते हैं। तो इस कैसे होता है उसी को हम एक सिद्धांत देते हैं, जिसके अनुसार तब दूसरा टॉपिक कैबिनेट हो गया 24 रुक